हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे क्लास 11 अपना जो सीएचएसई है उड़ीसा बोर्ड का, उसका इकोनॉमिक्स के बारे में। तो इकोनॉमिक्स का उसका पहला चैप्टर है और जो है आपका स्टेटस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो स्टेटस ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो पहला चैप्टर है और उसका जो पहला आपका सब चैप्टर आप बोल सकते हैं, या जो पहला टॉपिक को उसने कवर किया है, दैट इज़ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्टेम्पररी इंडियन इकोनॉमी। तो इसके जो 10 पॉइंट्स हैं और उससे भी ज़्यादा है, बट इस 10 पॉइंट्स लगभग सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो बेसिकली हम इस 10 पॉइंट्स को आज डिस्कशन करेंगे और मैं चाहता हूँ जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को पूरी तरह से देखें, और इसको देखने के बाद आपको उस चैप्टर के बारे में और पर्टिकुलरली उस टॉपिक के बारे में आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। चाहे आप किसी भी मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश ले रहे हैं, हिंदी में है, या उड़िया मीडियम से पढ़ रहे हैं, बट इसको सुनने के बाद, इस वीडियो को जब कंप्लीटली देख लेंगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपको जब उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो सब कुछ आपको क्लियर होगा, सारे वर्ड, सारे जो चीज़ें क्लियर होगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स में जो एक एक वर्ड आता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। उसको नहीं समझेंगे, सिर्फ रट्टा लगाएंगे, तो फिर आपका मज़ा नहीं आएगा, मार्क्स अच्छा नहीं आएगा। और इस चैनल में आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। आपका जो भी एक्सरसाइजेस है उसका नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ लिंक में आपका टेलीग्राम का चैनल है, उसमें आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप में, नॉलेज इज़ पावर 100। तो उसको आप जब ज्वाइन करेंगे वहाँ पे आपका नोट्स समय के साथ भेजा जाएगा। तो फिलहाल आज हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में मेनली है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्टेम्प्ररी इंडियन इकोनॉमी। इसका मीनिंग क्या है? बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। तो जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स का मीनिंग है आपका क्या है, क्या मतलब कैसा चल रहा है, क्या तरीका है। हम अगर इंडियन इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे तो उसमें क्या चीज़ आप पहले बताएंगे, भाई कैसा है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है। जब हम किसी इंसान का कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछते हैं तो क्या पूछते हैं, वो क्या देखने में कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। उसी तरह का इंडियन इकोनॉमी का कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वो किस तरह से चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, क्या कमी है, क्या अच्छाई है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या अच्छा अच्छा होने वाला है। इस सब चीज़ों पे बात करेंगे। और कंटेम्प्रेरी इंडियन इकोनॉमी मतलब आज के तारीख में, कंटेम्प्रेरी मतलब आज के तारीख में क्या कंडीशन में, किस पोजीशन में, क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो मेन चीज़ उसके बारे में बात करेंगे। तो उसका पहला पॉइंट है, इस जो आपका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन इकोनॉमी का जो पहला पॉइंट है, क्या है उसका कैरेक्टरिस्टिक? पहला है लार्ज इकोनॉमी विथ लो पर कैपिटा इनकम। लार्ज इकोनॉमी, जो इंडिया का इकोनॉमी है आज के तारीख में, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। भाई इंडिया पॉपुलेशन में नंबर 1 है, बट अगर हम इकोनॉमी का वॉल्यूम की बात करें, हम कितना कमाते हैं, मतलब पूरा देश मिलके कितना कमाता है, उसमें हम नंबर 5th में है। ऐसा क्यों हो रहा है? फिर बोल रहा है लो पर कैपिटा इनकम, मतलब पूरा कमाई को अगर हम सारे लोगों में बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो पर कैपिटा इनकम आता है। सपोज आपके घर का इनकम 10,000 है और आपके घर के मेंबर्स 5 हैं। महीने के आप 10,000 इनकम करते हैं आपके घर में, और आपका 5 मेंबर्स है, तो आपका पर कैपिटा इनकम मंथली क्या है? 2,000 रुपया है। अगर उसको ईयरली काउंट करेंगे, सपोज 1 लाख है आपका घर का इनकम ईयरली, और आप 5 मेंबर्स है, तो आपका पर कैपिटा इनकम ईयरली 20,000 है। कैसे क्या? 1 लाख डिवाइडेड बाई 5। उसी तरह से जो हमारा पूरा देश का इनकम है डिवाइडेड बाई हमारा जितने लोग हैं, चाहे 150 करोड़ हो या जो भी है राउंड फिगर, तो वो पर कैपिटा इनकम आता है। क्योंकि हमारा इनकम ज़्यादा दिख रहा है, बट हम इतने ज़्यादा पॉपुलेशन है, सब पॉपुलेशन मिलके कंट्रीब्यूट करके इनकम तो कर रहे हैं, वो ज़्यादा दिख रहा है, बट जब हम उनको डिवाइड कर रहे हैं लोगों में, वो काफ़ी कम आ रहा है। जब हम डेवलप्ड कंट्री की बात करें, उनका पॉपुलेशन 5, 7, 8, 10 करोड़ तक है। चलो यूएस का पॉपुलेशन 30, 35 करोड़ है, वो हमसे मतलब 6 टाइम कम है, पर उनका ग्रोथ रेट ज़्यादा है। उनका ग्रोथ रेट तो ज़्यादा नहीं है, बट उनका जो जीडीपी या यानी कि जो जो उनका प्रोडक्शन है या जो उनका इनकम है देश का, वो ज़्यादा है। कम लोगों में बढ़ता है तो पर कैपिटा बढ़ जाता है। बट हमारा क्या है, इनकम तो फिफ्थ हो गया है सब मिला के, इतने लोग सारे मिला के, बट पर कैपिटा में काफ़ी लो है, जो कि हमारा रैंकिंग पर कैपिटा में 100 से भी कम रैंकिंग में आता है। ठीक है, तो ये है पर कैपिटा इनकम कम है, बट एज ए वॉल्यूम हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो लार्ज इकोनॉमी विथ लो पर कैपिटा इनकम, समझ में आ गया? ओके। तो नेक्स्ट में चलते हैं, हैवी डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर। भाई हमारा डिपेंडेंसी जो है हमारा एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा है। कैसा है? जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, जब हम 1950 के आसपास थे, तब हमारा ज़्यादातर, हमें कृषि प्रधान देश बोला जाता था। मतलब हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, हम एक पुअर कंट्री थे। हमारा 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन डिपेंडेंट था खेती बाड़ी के ऊपर। यानी कि खेती बाड़ी और वहाँ का जो लेबर का काम या उसके जुड़ा हुआ काम से हम
जुड़े हुए थे 70% लोग, और आज के तारीख में जो कम होके अराउंड 50% लोग इस खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, उनका जो हमारा 50% लोग हैं वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है जिंदा रहने के लिए। अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं, उसको कमाना चाहते हैं, कुछ खाना चाहते हैं दोनों टाइम, तो फिर उनका डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर के और उसके जुड़े चीज़ों पे है। जबकि यही हमारा 50% लोग हैं, मतलब 100 लोग मान लीजिए, तो 50 लोग सिर्फ एग्रीकल्चर के काम में लगे हुए हैं। जबकि अमेरिका में या दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज में ये लेस देन 10% है, और कहीं कहीं ये 5% तक है यूएस जैसे कंट्री में। यानी कि उनके अगर 100 लोग हैं तो 5% खेती कर रहे हैं, बाकी 95% दूसरा काम में लगे हुए हैं, या इंडस्ट्री में, या और कहीं सर्विस सेक्टर में और कहीं लगे हुए हैं। बट हमारा 50% लोग सिर्फ खाना पैदा करना और पूरा देश को खिलाने में लगे हुए, जबकि बाकी डेवलप्ड कंट्रीज में 5 लोग मिलकर 100 लोगों को खिला रहे हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से, वो टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हम ट्रेडिशनल मेथड में चल रहे हैं। तो दिस इज़ द मेन रीज़न। हम टेक्नोलॉजी को उतने जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाए, क्योंकि हम पुअर कंट्री है, हर आदमी के पास उतना पैसा नहीं है खेती के लिए वो टेक्नोलॉजी को यूज में ले पाए। तो दिस इज द मेन रीजन। ओके, तो अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट। व्हाट इज द तीसरा पॉइंट? क्या है? पॉपुलेशन प्रेशर। मेन हमारा है सबसे बड़ा, हम हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री वर्ल्ड का चाइना को क्रॉस कर चुके हैं, लगभग 150 करोड़ हम पॉपुलेशन है। तो ये पॉपुलेशन का प्रेशर है, ये बहुत ज़्यादा हमारे इकोनॉमी के ऊपर है। हर साल इतने सारे यंग लोग हमारे वर्कफोर्स में जुड़ते हैं, यानी कि वो 20 साल प्लस में आ जाते हैं, जो लोग तैयार है मतलब नौकरी करने के लिए या कुछ कमाने के लिए, बट उनके पास जॉब नहीं है। क्योंकि जितने तेज़ी से लोग उस स्टेज में पहुंच रहे हैं, उतने तेज़ी से हमारे पास रोज़ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो रहा है, नया एम्प्लॉयमेंट। तो जिसके वजह से लोग छोटा मोटा काम करके अपना पाल रहे हैं पेट, या फिर वो अनएम्प्लॉयड है। तो हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट का मेन कारण है पॉपुलेशन ग्रोथ, और पॉवर्टी का कारण भी वही है। किसी के पास अगर नौकरी नहीं है तो पोर है रहेगा, वो गरीब होकर रहेगा। तो दिस इज द मेन रीजन कि एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल फोर्स हैं, मतलब वो बाध्य हैं कि वो खेतीबाड़ी का काम करें। इसका कारण क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से इफेक्ट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सब इंटरलिंक चीज़ है। जो भी आप इसमें पढ़ेंगे सारे इंटरलिंक चीज़ है। पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत सारा समस्या को जन्म देता है, जिसमें मेन है आपका अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से आपका पॉवर्टी या गरीबी रहेगा। अगर कोई कमाएगा नहीं तो वो गरीब रहेगा, सिंपल है। ठीक है। और ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या और एक कारण क्या है? पॉपुलेशन के ग्रोथ की वजह से जो हो रहा है वो मैंने बताया, बट पॉपुलेशन ग्रोथ का कारण सबसे ज़्यादा क्या है कि हमारा बर्थ रेट ज़्यादा है, अभी थोड़ा स्टेबल हुआ है। और जो डेथ रेट है, क्योंकि थोड़ा सा जो आपका मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छा होने की वजह से समय के साथ डेथ रेट कम हो गया है। डेथ रेट जब इंडिपेंडेंस के टाइम में हमारा डेथ रेट, जो हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी था, मतलब एवरेज आदमी 35-40 साल के बीच जी रहा था, और आज के तारीख में एक एवरेज आदमी 65 से 70 साल तक जी रहा है। तो जिसकी वजह से लोगों का डेथ नहीं हो रहा है या जल्दी मर नहीं रहे, बट हमारा जो ग्रोथ रेट है या बर्थ रेट है, या जो लोग जन्म ले रहे हैं नए बच्चे, तो वो लोग तेज़ी से बढ़ रहे हैं। डेथ स्लो हो रहा है और बर्थ जल्दी हो रहा है, जिसकी वजह से एक पॉपुलेशन का ग्रोथ या एक्सप्लोजन हो चुका है, जिसकी वजह से हमारा पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ चुका है दूसरे कंट्री के तुलना में। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेन कॉज हमारा जो इकोनॉमी का स्लो डाउन का, या उतना स्पीड से नहीं बढ़ रहा है। हालांकि बाकी देशों की तुलना में हमारा ग्रोथ का स्पीड अच्छा है, बट और भी तेज हो सकता था अगर पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल रहता। ओके, सो दिस इज द थर्ड पॉइंट कि पॉपुलेशन प्रेशर हमारे इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी कुछ है। तो फोर्थ पॉइंट क्या आता है? स्टडीली इंप्रूविंग द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। स्टडीली इंप्रूविंग द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। जो हमारा पहले शुरू में था, जो हमारा कंट्री का जितना सेविंग था, जितना हमारा जीडीपी आ रहा है, जितना इनकम आ रहा है, जिसका सेविंग और इन्वेस्टमेंट, मेनली सारा पैसा खाने खिलाने में चला जाता था और इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता था। इन्वेस्टमेंट मीन्स नया सड़क, नया इंडस्ट्री, नया ये, ओनली 10%। ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस हमारा जो सेविंग और हमारा इन्वेस्टमेंट अराउंड 10% था, जो काफ़ी लो माना जाएगा। बट विथ टाइम हमारा ये चीज़ 35% के अराउंड पहुंच चुका है। हमारा सेविंग और हमारा इन्वेस्टमेंट अराउंड 35 से 40% के बीच है। यानी कि हम जितना इनकम कर रहे हैं उससे 35 to 40% इन्वेस्ट कर रहे हैं। किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं? नया इंफ्रास्ट्रक्चर में, नया जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में, हम लाइफ को बेहतर बनाने में। कैसा इन्वेस्टमेंट? हमारा पावर प्रोजेक्ट, रोड्स, इंडस्ट्रीज़, ये सब चीज़ों में, नया नया कॉलेजेस, स्कूल्स और भी बहुत सारे
इंस्टीट्यूशंस बन रहा है जिससे कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, सुविधाएं मिले, और सुविधा मिलेगा तो बहुत सारे नए लोग कुछ नया चीज़ करने के लिए तैयार हो जाएंगे और नया स्कोप देने के लिए नया लोगों को, जिनके पास कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ एम्प्लॉयमेंट डेवलप कर सकते हैं, तो उन लोगों को देने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, शिप्स मतलब जो आपका पोर्ट्स चाहिए, एयरपोर्ट्स चाहिए, रोड्स चाहिए, वाटर फैसिलिटीज़ चाहिए, इंडस्ट्रीज चाहिए, स्कूल्स, कॉलेज, टाउनशिप, ये सब चाहिए। तो ये सब में हम अभी अराउंड 35 to 40% इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि स्टेडीली इंप्रूव हुआ है विथ टाइम सिंस इंडिपेंडेंस। ओके, हम जब से मतलब नया कंट्री बने हैं तब से ये स्टेडीली इंप्रूव हो रहा है। ओके, द फिफ्थ पॉइंट इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है। क्या नेचुरल रिसोर्सेज? हमारे पास कोस्ट लाइन है, नेचर हमको बहुत कुछ दिया है, हमारे पास बहुत सारे माइंस है, हमारे पास बहुत सारे नदियां हैं, पहाड़ है, कोस्ट है, कोस्टल मीन समुद्र का अप्रोच है, बहुत सारे कंट्री लैंडलॉक्ड है, लैंडलॉक्ड मतलब उसके चारों तरफ कंट्री है, वो सी को टच नहीं करता वो कंट्री, जैसे अफगानिस्तान है, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है यूरोप के। तो सी को टच करने से क्या फ़ायदा है? एक है आपका जो फिशरी वाला एक एंगल है कि आप उसमें फिशिंग कर सकते हैं, नॉर्मल लोगों का लाइवलीहुड। दूसरा है पोर्ट रहने से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बड़ा इजीली कर सकते हैं, क्योंकि शिप्स पानी के थ्रू जल्दी आएगा और भी कंसाइनमेंट लेके आएगा, बहुत सारा सामान लेके जा सकता है, आ सकता है। तो इससे हमको बिजनेस तेज़ी से बढ़ाने में फ़ायदा मिलता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि हमारे पास बहुत बड़ा कोस्ट लाइन है, जिसकी वजह से ये फिशिंग वाला एक्टिविटी होता है, और पोर्ट्स और इसका डेवलपमेंट की वजह से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जल्दी होता है। और दूसरा है नदियाँ हैं, जिसके ऊपर हम जिसको रोक के या बांध बना के उसको हम पावर प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं, पावर्स को हम इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, हमारा स्कार्सिटी है तो उसमें यूज कर सकते हैं, दूसरे कंट्री को बेच सकते हैं। ऐसे बहुत सारे डेवलपिंग काम है। हमारे पास माइंस है तो माइंस को प्रोडक्शन में लगा सकते हैं, कुछ फिनिशिंग प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो उसमें आपका उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह से वी हैव लार्ज नंबर ऑफ मतलब नेचुरल रिसोर्सेज लाइक रिवर, कोस्टलाइन, माइंस, ऑल दीज थिंग्स, बट वी आर नॉट यूटिलाइजिंग दिस प्रॉपरली ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंस, लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ फंड, यानी कि पैसे की कमी की वजह से हम इनको तेज़ी से ग्रोथ नहीं कर पा रहे, तेज़ी से डेवलप नहीं कर पा रहे। ठीक है, क्योंकि हर प्रोजेक्ट के लिए आप कहीं बांध बना रहे हो, कहीं पोर्ट बना रहे हो, तो बड़ा पैसा चाहिए, कोई 10-20 करोड़ में नहीं होता है, 2000-5000 करोड़, 10,000 करोड़ चाहिए होता है। तो उसके लिए पैसा बाकी चीज़ों में जब खर्चा हो जाता है तो एक साथ बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकता। तो ग्रोथ तो हो रहा है बट वो स्लो हो रहा है, हम उतनी बढ़िया से हमारा रिसोर्सेज को यूज में नहीं ले पा रहे। दिस इज द मेन कॉज कि ये पॉइंट्स कवर हो रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। वी आर नॉट यूटिलाइजिंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज प्रॉपरली बिकॉज लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ फंड और लैक ऑफ रिसोर्सेज। ओके, सो सिक्स्थ पॉइंट है पोअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है वो पोअर क्वालिटी है। पोअर क्वालिटी का मतलब भाई ह्यूमन दो तरह से, एक शारीरिक रूप से, एक मेंटल रूप से। हमारा जो अभी भी 30% अराउंड पॉपुलेशन इलिटरेट है, अराउंड 30% पॉपुलेशन आज के तारीख में इलिटरेट है, मतलब पढ़ाई नहीं किया। तो पढ़ाई नहीं किया तो उसने कोई स्किल नहीं सीखा, प्रॉपर स्किल नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट के लिए रेडी नहीं है, कोई इंडस्ट्री में काम करने के लिए या कोई टेक्निकल जॉब के लिए वो फिट नहीं है। तो ये हो गया मेंटली। दूसरा फिजिकली, हमारा क्योंकि हम पोअर कंट्री है, एज वी आर ए पोअर कंट्री, सो हमारा जो बहुत सारे लोग हैं प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं पा रहे, मतलब जितना कैलोरी उनको खाना मिलना चाहिए था रोज, उतना कैलोरी खाना उनको नहीं मिल रहा है। मतलब वो उतने ज़्यादा कमा नहीं रहे कि प्रॉपर एक मील खाए, प्रॉपर एक फूड खाए जिसमें सब तरह की चीज़ें हो, मिल्क हो, चाहे आपका सब्जी हो, चाहे दूध हो, या इस तरह से कंप्लीट फूड जो बोलते हैं वो उतने सक्षम नहीं है वो लोग, जिसकी वजह से वो उतना हेल्दी भी नहीं है, मेंटली हेल्दी नहीं है क्योंकि इलिटरेट है, फिजिकली भी उतने फिट नहीं है क्योंकि उनको सही न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, बिकॉज हमारा जो कंट्री है वो बहुत सारे पॉपुलेशन जिसके पोर है, ठीक है, या गरीब है। ठीक है, तो दिस इज, तो अराउंड 30% हमारा जो पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी लाइन के आसपास है, जिनको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम चलता है कि उनको फ्री फूड दिया जाए। अराउंड 80 करोड़ लोग हमारे कंट्री में फ्री चावल और दाल वगैरह लेते हैं हर महीने। तो पर हेड उनका 5 किलो चावल या आटा जो भी है उनको मिलता है। तो वो उतना सक्षम नहीं है कि आटा आटा दाल चावल वो खुद कमा के खाए, तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है बहुत सारे लोग, अराउंड 80 करोड़ अराउंड आज के तारीख में। ठीक है, तो 6 पॉइंट कवर हो गया, द पोर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, द प्रिवेलेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। देखिए, प्रिवेलेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। प्रिवेलेंस मतलब किसी चीज़ का होना, ठीक है, एग्जिस्टेंस होना या होना। तो
हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट दोनों चीज़ है। अब अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या मतलब क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट मतलब एक आदमी के पास जॉब ही नहीं है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, उसके मैटर नहीं करता, बट वो उसके पास जॉब नहीं है। और अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है? एक आदमी पढ़ा लिखा है, सपोज इंजीनियर है, बट वो क्लर्क का काम कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयड। या खेतीबाड़ी कर रहा है भाई, उसके पास जॉब नहीं मिला, कि इंजीनियरिंग का पढ़ाई किया और उसको जॉब नहीं मिला, तो वो खेतीबाड़ी कर रहा है, मतलब उसका पढ़ाई का कोई फायदा नहीं हो। दिस इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट, मतलब वो अपने कैलिवर के हिसाब से जॉब नहीं कर रहा है, अपने कैपेसिटी के हिसाब से जॉब नहीं कर रहा है, दैट इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट। सो ये क्यों है? क्योंकि हमारा जो यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हमारे कंट्री के पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रहा है और पहले से होता आ रहा है, जिसकी वजह से हर साल अराउंड 1.2 करोड़ यानी कि 12 मिलियन लोग हमारे वर्कफोर्स में जुड़ते हैं। वर्कफोर्स में जुड़ना मतलब वो टीन एज से क्रॉस करके जो 20s में पहुंचते हैं, जिसमें वो कैपेबल रहते हैं काम करने के लिए एज वाइज, बट उनके पास काम नहीं होता उतने तेज़ी से, आपका नौकरी तो नहीं बन रहा है उतना, इंडस्ट्री तो हर महीने हर साल तो नहीं लग रहा है कि 1.5 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जाए, या गवर्नमेंट में उतना वैकेंसी तो है नहीं। तो इसके वजह से एक प्रेशर है हमारा सोसाइटी के ऊपर कि बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जिसकी रेट ऑलमोस्ट 4 to 5% लोग हमारे आज के तारीख में अराउंड 6% आप बोल सकते हो, अराउंड 6% के आसपास हमारे लोग अनएम्प्लॉयड है या उनके पास जॉब नहीं है। 6% मतलब आप समझ सकते हो कितना, लगभग 9 करोड़ या 10 करोड़ लोग हमारा अनएम्प्लॉयड है आज के तारीख में। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ इंडिया एज कॉन्टेक्स्ट टू द इंडियन इकोनॉमी। तो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट की लेवल बहुत ज़्यादा है, लोग हैं, कुछ लोग कैपेबल भी हैं उसमें से, बट उनके पास जॉब नहीं है। ठीक है, तो एक्सट्रीम इनकम डिस्पैरिटी, अब ये एक पेकुलियर चीज़ है हमारा कंट्री का। जब अमेरिका में जाएंगे तो गरीब और अमीर के बीच में जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा नहीं है, कंपैरेटिवली कम है। बट इंडिया में क्या है, सबसे जो रईस आदमी कुछ है और सबसे गरीब आदमी के बीच बहुत सारा है। एक आदमी 2 वक्त का खाना नहीं खा पा रहा है, और एक आदमी एक मील में उस गरीब आदमी का 1 महीने का जो इनकम खर्चा कर रहा है। अगर आप बड़े लोगों का खाना देखोगे तो फिर उनका 1 मील का कॉस्ट छोटा आदमी का या जो गरीब आदमी का 1 महीने का खर्चा जितना है। तो इतना डिस्पैरिटीज़ है हमारे इसमें। तो इसको इसमें हम बोल सकते हैं जो हमारे टॉप 5% लोग हैं वो अराउंड 38% ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी है उनका जो पैसा होल्ड कर रहे हैं टोटल जो इंडिया का इनकम का। मतलब 5 लोग 38 लोगों का पैसा इनकम कर रहे हैं, जबकि जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं वो 50% लोग सिर्फ 13 लोगों का इनकम कर रहे हैं, यानी कि 50 आदमी मिला के 13 लोगों का इनकम करके उसी में चल रहे हैं। ठीक है, सपोज हर आदमी 1 रुपया इनकम कर रहा है, पहले का 5 लोग 38 रुपया इनकम कर रहे हैं, तो पर हेड क्या पड़ा उनका? अगर 38 रुपया इनकम कर रहे हैं तो पर हेड अराउंड 8 रुपया पड़ा। भाई पहले 5% लोग, 5 लोग मान लीजिए, 100 लोग टोटल है मान लीजिए, तो 100 में से 5 लोगों का हिस्से में 8 रुपया करके पड़ा। ठीक है, वहीं जो नीचे के 50% लोग हैं वो 13 पैसा इनकम कर रहे हैं, 13 रुपया या जो भी है इनकम कर रहे हैं, तो उनके हिस्से में कितना पड़ा? 13 रुपया मान के चलिए, हर आदमी 1 रुपया का हकदार है सपोज, तो 13 रुपया इनकम कर रहे हैं 50 आदमी मिला के, तो फिर हर आदमी के हिस्से में कितना पड़ा? 25 पैसा। यानी कि नीचे के जो 50% लोग हैं वो 25 पैसा इनकम कर रहे हैं, और ऊपर के जो 5% लोग हैं वो 8 रुपया इनकम कर रहे हैं। तो अब सोचिए 25 रुपया और 8 रुपया, इसको थोड़ा इंक्रीज करते हैं, तो नीचे वाले जो लोग हैं वो 25,000 इनकम कर रहे हैं, और ऊपर वाले 5% लोग वो 8 लाख इनकम कर रहे हैं। इतना डिफरेंस है, समझ रहे हैं? इतना डिफरेंस है 25,000 और 8 लाख में जितना डिफरेंस है। या और थोड़ा नीचे आते हैं, सपोज नीचे के 50% लोग पर हेड 2500 रुपया इनकम कर रहे हैं, और ऊपर के ना नीचे के 50% लोग 2500 रुपया 2500, और ऊपर के जो 5% लोग वो 80,000 इनकम कर रहे हैं। मतलब एक आदमी 2,500 रुपये में अपना चला रहा है और एक आदमी 80,000 रुपया वहाँ पे कमा रहा है, तो इतना डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीम इनकम डिस्पैरिटी। और इसको आप पढ़ेंगे और भी डाटाज के थ्रू पे पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा और आपको याद भी रहेगा। मोटा मोटा ये समझ लीजिए। अच्छा, डुअलिस्टिक इकोनॉमी, नेक्स्ट पॉइंट, डुअलिस्टिक इकोनॉमी। व्हाट इज डुअलिस्टिक इकोनॉमी? भाई डुअलिस्टिक इकोनॉमी मतलब हमारा इकोनॉमी में दो तरह की चीज़ें अभी भी को एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब को एग्जिस्ट कर रहे हैं दो तरह की चीज़, क्या दो तरह की चीज़ एक साथ जिंदा है? क्या है? एक है ट्रेडिशनल मेथड, यानी कि गांव के लोग अभी भी बैल लेके खेती कर रहे हैं, और दूसरे तरफ हमारे इंडस्ट्रीज में या दूसरे लोग भी खेती बाड़ी में भी या इंडस्ट्रीज में भी रोबोट्स का यूज हो रहा है। यानी कि हमारे कंट्री में
इंडस्ट्रीज या मॉडर्नाइजेशन के थ्रू रोबोट्स का भी यूज हो रहा है, और कुछ पार्ट में अभी भी लोग नेचुरली खेती कर रहे हैं या ट्रेडिशनल मेथड में खेती कर रहे हैं, और अराउंड 50% लोग अभी भी खेतीबाड़ी के ऊपर डिपेंडेंट है, और मोस्टली वो ट्रेडिशनल मेथड में खेती कर रहे हैं, कुछ परसेंट लोगों को छोड़ के। दैट मीन्स हमारा डुअलिस्टिक इकोनॉमी, हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी जा रहे हैं तेजी से, दूसरी तरफ हम क्योंकि अनएम्प्लॉयड है, हमारा और इकोनॉमी है अंडर डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, तो बहुत सारे लोग अराउंड 50% लोग अभी भी ट्रेडिशनल मेथड से अपना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड डुअलिस्टिक इकोनॉमी, मतलब दो तरह की चीज़ें हैं, हम मॉडर्न भी है, और क्या बोलते हैं, हम ट्रेडिशनल भी हैं। तो दिस इज द को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ टाइप ऑफ इकोनॉमी। ओके, जिस जिस ट्रेडिशनल मेथड को डेवलप्ड कंट्रीज कई दशक पहले या 20 साल 30 साल 40 साल पहले छोड़ चुके हैं, तो अभी भी हम उसको बहुत प्रॉम्प्टली और बहुत तरीके से यूज कर रहे हैं। ओके, सो द लास्ट पॉइंट इज रैपिड ग्रोथ ऑफ फॉरेन ट्रेड। भाई हमारा जो फॉरेन ट्रेड है विथ टाइम बहुत तेज़ी से ग्रो किया है। जब इनिशियली हमारा ये जो फॉरेन ट्रेड काफ़ी लो था, काफ़ी लो 10-20% था, जो अभी समय के साथ बढ़ के अराउंड 50% ऑफ द जीडीपी हो चुका है, अराउंड 50% ऑफ द जीडीपी हो चुका है, जो कि वर्ल्ड वाइड अगर हम कम्युनिकेट मतलब कंपेयर करें चाइना, अमेरिका या दूसरे कोई भी बड़ा कंट्री से, हम लोग ज़्यादा परसेंटेज ऑफ ट्रांजेक्शंस फॉरेन के साथ कर रहे हैं। और अगर हम बात करें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो चीज़ें हैं। इंपोर्ट मतलब कोई चीज़ को बाहर से मंगा के यहाँ पे यूज में लेना, एक्सपोर्ट मतलब यहाँ कुछ चीज़ें बना के बाहर भेजना। अब हम एक्सपोर्ट के मामले में सबसे ज़्यादा कहीं अगर चीज़ हम भेज रहे हैं तो अमेरिका में भेज रहे हैं, अराउंड 17% ऑफ हमारा अगर टोटल प्रोडक्शन 100 है तो उसमें 17% हम यूएस में भेज रहे हैं, वहीं हम सऊदी अरब में भेज रहे हैं, हम रशिया में भेज रहे हैं। ये सब हमारा टॉप एक्सपोर्ट पार्टनर है। इंपोर्ट पार्टनर में हमारा क्या है, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट जो हो रहा है हमारा चाइना से हो रहा है, रशिया से भी एक बड़ा अमाउंट है, बट सबसे ज़्यादा अगर कहीं से इंपोर्ट हो रहा है दैट इज़ चाइना। ओके, और अमेरिका से भी हो रहा है 6% के आसपास, रशिया से 9% के आसपास, फ्रांस वगैरह है, और भी कंट्रीज़ है, हाँ सऊदी अरबिया है, यूएई वगैरह, तो वहाँ से भी 5-6% है जो इम्पोर्ट हो रहा है, तेल वगैरह ये वगैरह वो सब इम्पोर्ट हो रहा है। और एक्सपोर्ट वाइज मैंने आपसे बात किया अमेरिका और सऊदी अरबिया और रशिया, ये सब कंट्री में हम एक्सपोर्ट एक अच्छा हद तक कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडियन कॉन्टेम्प्ररी जो इंडियन इकोनॉमी है, उसमें क्या चल रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या कम हुआ है, क्या भला हुआ है, क्या बुरा हो रहा है, सब चीज़ें हैं। तो मैं दोबारा से बोलना चाहता हूँ, आज के लिए यहीं पर हम रहते हैं, बट आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, और यहाँ का एक सेशन जो है आप अगर सुन लेंगे तो उसको दोबारा से आपको बस एक रीडिंग मारना है, सारा चीज़ आपके सामने बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है ये सेशंस, और आगे भी आप चाहते हैं ऐसे सेशंस कंटिन्यू रहे, तो फिर इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।